बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। आप सब कैसे हैं? तमाम देखने वालों को रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। रब आपको, आपके प्यारों को आपके सरों पर सलामत रखे। और बस यही दुआ है। इसमें देखिए आज दूसरा रोज़ा हो गया और इतनी जल्दी पहले इंतज़ार रहता है रमज़ान का कि रमज़ान का महीना आए। बहुत पहले से रजब से तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन जब ये महीना आता है तो इतनी जल्दी गुजर जाता है कि इसकी आमद का पता ही नहीं चलता। लेकिन कोशिश यही हो कि इस महीने की रहमतों और बरकतों को समेटा जा सके। और सलाम पाकिस्तान में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन आप जिस तरह मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि स्पेशल वक्त न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन आपके लिए सजाई गई है बयाम रमज़ान के नाम से, जिसमें आप सहरी में मुझे भी देखते हैं, आज को भी देखते हैं, अफ्तार ट्रांसमिशन का भी जो है एहतमाम किया गया है। तो ज़रूर वक्त न्यूज़ के साथ रहिए इस रमज़ान ट्रांसमिशन की काविश में और अपना फीडबैक जो है वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अपने मेहमान की तरफ बढ़ूंगी। अभी इन प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले ये इतनी मुख्तलिफ बातें बता रहे होते हैं, जिस नज़र से हम दुनिया को देख रहे होते हैं वो शायद एक ज़ाविया होता है, लेकिन इन्होंने जिस तरह ज़िंदगी को गुजारा है, ये जिस शोबे में काम कर रहे हैं, इन्होंने तस्वीर के दूसरे रुख को बहुत बेहतर तरीके से देखा है, बहुत बेहतर तरीके से समझा है। जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं मैं कहती हूँ कि बड़ा डर ही लग रहा होता है, पता नहीं क्या बात कर देंगे, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि जो बात हम कहते हुए डरते भी हैं, इन्होंने उन तमाम हकीकतों का सामना भी किया है और बड़े बड़े फ़ैसले बड़ी आसानी से इन्होंने अपने प्रोग्राम्स में लोगों को सुना दिए, उनके मसाइल को हल किया। मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। आपका भी मुबारक रमज़ान। ख्वाजा बताइए कुछ, रमज़ान की कोई 11 महीने और ये एक महीना यकीनन ये तब्दीली का महीना होता है और हर शख्स, जितने भी मुसलमान हैं जो दुनिया भर में बसते हैं, उनकी रूटीन तब्दील हो जाती है। तो आपकी क्या रूटीन रहती है रमज़ान के महीने में? मस्जिद सबके साथ ही हम हैं। ये पुरनूर बरकत महीना है और सबसे पहले तो इंसान की खाने पीने की और सोकर उठने और सोने की रूटीन तब्दील होती है। नॉर्मल दिनों में हम 6 बजे, पौने 6 बजे उठते हैं, फजर पढ़ते हैं, तैयार होते हैं, 8 बजे घर से निकल जाते हैं 8:30 कोर्ट में। अब आजकल जो है 3 बजे, 3:15 बजे उठ जाते हैं। अच्छा। ताकि 4 बजे तक सहरी मुकम्मल हो जाए। उसके बाद फिर ये है कि फजर हो जाती है, फिर उसके बाद अच्छा, अब आप लोगों के कोर्ट के टाइमिंग्स भी चेंज हो गए होंगे? कोर्ट की तो चूँकि सिंध में तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं, समर वेकेशन। अच्छा। तो समर वेकेशन में जो होते हैं वेकेशन जजिस बैठते हैं, जो सिर्फ अर्जेंट केसेस सुनते हैं और अर्जेंट केस सुनवाने के लिए पहले एक अर्जेंसी की एप्लीकेशन लगवानी होती है। ठीक है। एंड यू हैव टू मेक आउट अ केस कि आपको अर्जेंसी क्या है, यानी ऐसी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कि आपने रात को सोचा देखते हैं जी कि भाई छुट्टियों में लिया जाए या ना लिया जाए। तो ऐसे नहीं कि आपको रात को ख्वाब आया, आपने सुबह केस दाखिल कर दिया। इस तरह नहीं है। सही। तो फिर वो जब अर्जेंसी देखते हैं, ग्रांट करते हैं, फिर जो भी आपको रिलीफ बनता है तो दे देते हैं। तो अदालत के टाइमिंग्स जो हैं वो मुख्तसर कर दिए जाते हैं, 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। अच्छा, वो फिर भी फिर भी जजेस अकोमोडेट करने के लिए। अच्छा, ये जो आपको वेकेशंस मिलती हैं, आप तो अभी समर वेकेशंस जी, पर समर है ना? वेकेशन। तो आपका अब तो खैर रमज़ान है, लेकिन वैसे क्या रूटीन रहती है वेकेशंस में? मुझे तो स्कूल का दौर याद आ गया। अब तो हमें वेकेशंस ही नहीं मिलते हैं। अब तो आपको 12 महीने काम करना पड़ता है। वैसे वो भी कितने खास दिन होते हैं ना, आपको याद नहीं होते स्कूल के, कॉलेज में भी ऐसा जो तमाम मसाइल चीज़ें हो रही होती हैं। तो आप कैसे गुजारते हैं अपने समर वेकेशन? बस ज़्यादातर जो साहिब हैसियत वकला हैं वो तो पहले से उनके प्लान्स होते हैं। तो इधर छुट्टी का ऐलान होता है तो कुछ उम्रे के लिए चले जाते हैं, कुछ लंदन में उनके घर हैं। अच्छा। किसी के बच्चे रहते हैं, किसी का कोई भाई रहता है, तो पहले से प्लानिंग होती है। आप कहाँ जाते हैं? मैं भी ज़्यादातर लंदन ही जाता हूँ। लंदन जा रहा हूँ। बड़े बड़े लोग हैं। सो अपने अपने तरीके से जो है लोग वेकेशंस को मनाते हैं। अच्छा, कोई सब ये बताएं, वेकेशंस की बात हो रही है, जो बचपन में जो वेकेशंस हुआ करते थे वो भी बड़े प्लान होते थे। अब तो तब्दीली आ गई है इंसान के लाइफस्टाइल में भी, वरना तो नानी के घर जा के रहना, कज़न्स आपस में आ जाते थे, रज जगह किए जाते थे, दूसरे शहरों में ट्रैवल करना अब भी लोग करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो गया। अब इतना नहीं है लोगों का, इतना वो रुझान नहीं रहा जिस तरह पहले हुआ करता वो था। फैमिली बॉन्डिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है। हाँ। क्योंकि ज़रूरतें बढ़ गई हैं,
उसके बाद वो लोगों का मायार जिंदगी और प्राइवेसी के जो मायार हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। पहले ये था कि आप गए खाला के घर में, उन्हें देखा 2 पलंग है, बाकी का मैट्रेस लगा दो, सारे बच्चे नीचे सुला दो। तो अब तो हर बच्चे को अपना बेडरूम चाहिए, और जिसके आप घर जाते हैं वो बच्चा अपना बेडरूम शेयर नहीं करना चाहता। हम तो कजन्स पलंग भी शेयर कर लेते थे कि 3 बंदे एक पे सो गए हैं। तो अब ये बातें नहीं रही और उससे बढ़कर तो जब ये नहीं रही तो फिर जाहिर है वो उस तरह की ट्रैवलिंग और उस तरह की एसोसिएशन, तो वो फिर महफिलें लगना, सारी रात जागना, और वो आम की पिकनिक मनाना, ड्रम में डाल के आम बर्फ डाल के ठंडे करके, और फिर उनको बैठ के मेरी अम्मा भी बताती हैं रेस लगानी ये कौन कितने खाता है। छोटे छोटे आम होते थे, तो वो जल्दी जल्दी खाने होते थे कि पहले कौन खत्म करता है। तो वो बातें अब कहाँ। अच्छा, वैसे आप कहाँ से आपका ताल्लुक है? आपकी देखिए जी, मेरा बचपन लाहौर में गुजरा। लाहौर में गुजरा, ओके, राइट। तो लाहौर तो वैसे ही जिंदा दिलों का शहर है जी, तो वहाँ पे तो बहुत ही हर वक्त ही लोग पिकनिक के मूड में होते हैं माशाल्लाह से। हाँ, बहुत बड़ी रौनक है। इतनी तरक्की के बावजूद अब भी यह हाल है कि अगर लाहौर में, जैसे मैं कराची से जाता हूँ कभी, तो अगर किसी के पास आप काम के लिए जाएं, तो वो मतलब ये होता है कि मतलब आज तो आप आए हैं, तो आज तो काम नहीं होना, मतलब आज तो आपने काम बताया है। वो फिर आपको चाय पिलाएगा, बिठाएगा, 1-1.5 घंटा अपना भी ज़ाया करेगा, आपका भी। तो फिर कहेगा तुसी फिर कल परसों आ जाओ। वो ये नहीं समझता कि ये बंदा आज आया काम के लिए, तो ये जो 1 घंटा मैं इसको एंटरटेन कर रहा हूँ, अगर इसका आज ही मैं काम कर दूँ तो दैट विल बी ए बेटर एंटरटेनमेंट फॉर हिम, कि एटलीस्ट ये फारिग होकर चला जाएगा। तो हम वो कड़वा घूंट भर के मिलन सारे लोग उनके खुलूस का जो है, खुलूस से जवाब देना पड़ता है, लेकिन हमारा एक दिन होटल में और रह जाता है। मैं भी लास्ट वीक लाहौर में ही थी, तो बड़ा अच्छा रहा। बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, बहुत अपनाइयत वाले लोग हैं। चाहे लाहौर हो, सिंध, लंच भी 1-1.5 बजे शुरू होता है, तो वो 4 बजे से पहले खत्म खाने पीने वाले लोग हैं ना। और अच्छा, हम लोगों के यहाँ पर जो है ग्रीन टी आती है, फिर लस्सी आती है, फिर मतलब लंच के भी लवाजमात हैं। अच्छा, वैसे कोई सर्विस नहीं। आपने खाने पीने का जिक्र किया, आपने लाहौर का जिक्र किया, तो यकीनन खाने पीने के शौकीन आप भी होंगे। बहुत। क्या आप सेहत से देख सकती हैं। तो अभी जिस तरह इफ्तार का रमज़ान का महीना है, तो इफ्तार में कोई ख़ास फरमाइश होती है कि मुझे ये लवाजमात चाहिए इफ्तारी में? बजी मखसूस दुकानों के कई सालों से बने हुए हैं कि यहाँ से दही बड़े लेने हैं, यहाँ से जलेबी लेनी है, आप कहाँ के दही बड़े लेते हैं? और वो लाइन लगती है, लोगों की जेबें कट जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, मगर वो दही बड़े जरूर लेने हैं। दही बड़े जरूर लेने। और आपका सहरी में क्या रूटीन होता है? क्या आप सहरी में खाते हैं? सहरी में मैं तो मतलब ये भी दूसरी सहरी है, तो इस साल मैंने तो सिर्फ वो हरी मिर्चें डाल के और ऑमलेट बना के उसके साथ जबरदस्त पराठा गरम कर, क्या बात, और 1 गिलास लस्सी और 2 कप चाय के। चाय तो नशा है ना, अब उसके बगैर गुजारा नहीं। राइट, तो मतलब जबरदस्त सा जो है वो सहरी पेट भर के की जाती है। अपना अपना अंदाज है। कुछ लोग सो कॉल्ड ब्रेड कहते हैं। इस पे हमने बड़ी बहस की ख्वाल साहब कि लोग जो है ना इतने फैशनेबल हो गए कि पराठे की बुराइयां, मुझे बड़ा मेरी हमदर्दी है पराठे के साथ। आके ब्रेड जब आप खा रहे हैं तो आप एक छोटा पराठा भी खा सकते हैं अगर आप बेहतर तरीके से बनाए तो। अच्छी बेहतर सहरी कीजिए, लेकिन थोड़ी सी फ्राई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपको एसिडिटी। मैं तो एक हकीम के पास गया था, तो उसने कहा था ये जो आप ब्रेड खाते हैं ना, इससे बेहतर है कि आप सुबह नाश्ते में रोटी खा लें, वो मच बेटर है देन द ब्रेड। तो अपना अपना व्यू है, वो ये हकीम साहब का व्यू था। अच्छा, एक बार सब ये बताएं, याद है आपको पहला रोजा किस उम्र में रखा था? वो रोजा कुशाई हुई थी लाहौर में ही होंगे यकीनन आप। 5.5 साल थी शायद, या 5 साल होगी। और उस जमाने में भी गर्मियों के रोजे होते थे, ये जून वगैरह के, तो फिर रोजा कुशाई भी हुई थी। अच्छा, रोजा फ्रिज में रखा था या पूरा रखा नहीं, था? पूरा रख लिया था। पूरा रखा था, क्योंकि आपकी माशाल्लाह से अभी भी इस उम्र में भी आप माशाल्लाह से बड़े जो हैं वो क्या कहते हैं, ऐसी तबीयत के हैं कि आप कोशिश करते हैं कि फन क्रिएट हो, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरें। तो आपका बचपन भी शदीद शरारती गुजरा होगा यकीनन। तो वो रोजे में किसी ने आपकी वो की निगहबानी की कि कोई आप पे मुसल्लत किया गया था कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए, कहीं पानी ना पी ले छुप के? नहीं, बस ये था कि अम्मी ने कहा था वहाँ गुड़ियाँ पतंगे उड़ाते थे ना, तो धूप में ऊपर छत पे नहीं जाना, कि भाई रोजा है, तो दोपहर को सुला दिया था। अच्छा, तो उसमें ये था कि रोजा, वहाँ बड़ा सिस्टम था उस जमाने में, ये कंडीशन वगैरह तो होते नहीं थे, तो कमरे में अंधेरा करके पर्दे वर्दे खींच के और वो पंखा चला के सुला देते थे।
कि कहीं प्यास की शिद्दत ना लगे। हाँ। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर का मौसम तो बड़ा अच्छा है आजकल अच्छा आज है। देखें कल भी बड़ा अच्छा लोगों का तो था। 45 डिग्री और 52 डिग्री में देख रहा था, जी। हमारा कल शायद 38 मैक्सिमम था। अभी भी क्लाउडी आप देखिए जी हाँ, कितना जी हाँ। अच्छा मौसम है वहाँ लाहौर में। मैं जिस तरह अभी आपको बताई थी शदीद गर्मी है, आप बाहर खड़े नहीं हो सकते। और हम तो इसलिए भी ब्लेस्ड हैं कि हमारी शामें ठंडी होती हैं। अच्छा, मैं शाम में आपको हवा जरा ये चल बता जाती दूं आपके तवज्जुह से कि वो जो ऐलान हो रहे हैं ना कि सहरी और अफ्तारी में लोड शेडिंग नहीं होगी, तो वो हमारी ही है। आज भी सहरी में हुई है। अच्छा, मैंने वो भी तो- बहुत सारे लोगों के सुना, मेरे पास भी मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे कि ना ये ऐसा ही मामला है कि तो ख्वाजा साहब ये क्या करें, जो आप कहते हैं रमज़ान में भी कम से कम कॉलो फेल की तजाद को ख़त्म कर दें, सारी में भी लाइट नहीं है, इफ्तार में भी लाइट नहीं है। हमारे यहाँ एक्चुअली कल्चर हो गया है, यानी कौमी लेवल पे हम लोग, हमारे लीडर सब झूठ बोलते हैं। देखें, हर बजट के नीचे लिखा होता है आखिरी जुमला कि इसका बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी मुझे बताया गया है कि वैसे नॉर्मली बाकी 11 महीनों में, क्योंकि ये तो ऐसा है ना कि टाइम जैसे ही होता है लाइट बंद कर दी जाती है, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, तो 6-6.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी। लेकिन अब रमज़ान का तोहफा ये दिया गया है कि अब 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो कर दी गई है। सुभान अल्लाह, देखिए सुभान आप, अल्लाह। ये बेहतरीन तोहफा है जो हमें रमज़ान का मिला है। अब आप बताएं, ये हमारा असल में इतना उन्होंने कहा कि वैसे ही कौम जो है रमजान में सब्र की जो है प्रैक्टिस करती है तो और शुक्र भी अदा करती है। तो उन्होंने कहा कि अब इनकी अगर 1.5 घंटे हो या 10 घंटे हो, सब्र तो इन्होंने करना ही है, तो सब्र भी करेंगे, फिर अफ्तार के बाद शुक्र भी करेंगे। लेकिन आपने देखा ना, लोग टायर जला रहे थे, सड़कों पर निकले। आप सोचें, कहाँ इबादत का टाइम, तरावी का टाइम, इफ्तार किया होगा नहीं किया होगा, जब बिजली भाई नहीं तो पानी टायर भी तो नहीं। आपको जलता हुआ नजर आता है ना, जो दिल जलता है वो आपको नजर नहीं आता। अरे, ये टायर जलते ना देखे, उन लोगों के दिल जलते हुए देखे, अंदर आग लगी होती है, भड़क रहे होते हैं, सही। उसका इजहार वो टायर जला के करते हैं। टायर जलाकर करते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। और आप देखें कि दिल जलने से जिंदगी कितनी कम होती है। वैसे पैसे ये बताएं, एक आम इंसान जो है, ये जो आवाम है जो बेचारी पिस रही होती है हर मामले में। अभी आप देखें, इन्होंने ग्रॉसरी की भी तमाम चीज़ें कितनी महंगी कर दी हैं, हर चीज़। फ्रूट की बात करें हम, अब मैं बिजली में भी कहा है, मेरे ख्याल से बजट जो आया, अब उसके बाद बजट का एक तूफान जो लोगों के सरों पर डाला गया। मेकअप का सामान भी महंगा कर दिया गया Oh my है, God. मोबाइल फ़ोन्स महंगे कर दिए हैं, हर चीज़ में जो है वो आपको मुश्किलात का सामना है। मतलब ये जो रेलवे है, मैंने कहा पहले ही बहुत लोग बीवियों की शक्ल से डरते हैं, हाँ। अब मेकअप के बगैर देखेंगे तो और डरेंगे। नहीं, वो मेकअप नहीं देखेंगे। रेलवे हो या ये फ्लाइट सर्विसेज हो, तमाम फेयर्स बढ़ा दिए जाते हैं इस महीने में। क्या आवाम के पास, आप कानूनी हैसियत से बताइएगा, ये जो तमाम मुश्किलात जो दी जाती हैं आवाम को, क्या हम कुछ कर सकते हैं देखिए जी, बात इसको ये है काउंटर कि इन करने चीज़ों- की बात क्यों करूं? जैसे ही रमजान का अच्छा, आप महीना हुरों खत्म के नाम होता पे है- क्यों मुस्कुरा दी? क्यों? क्योंकि इसमें मैं एक सवाल करती हूँ, लेकिन वो अभी किया नहीं जा सकता, इसलिए उसको कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि वो कहते हैं ना कि एक शख्स जो कोई गलती करता है या कोई जुर्म करता है, कहते हैं कि उसके जुर्म से नफरत करनी चाहिए, उस शख्स से नफरत नहीं करनी चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसा है, ऐसा होना चाहिए लाइफ में? एक शख्स है, कोई गलती करता है, आप उसके फेल से नफरत करें ना, आप उस शख्स से नफरत ना करें, या वो कोई गलती करे। नहीं, ये अच्छी थ्योरी है, लेकिन उसका मकसद ये जो बताने का ये है कि किसी आदमी को आप जिंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट ना करें। देखिए, इंसान खता का पुतला है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले कुछ और थे, ईमान लाए तो वो हमारे खुलाफा भी बन गए। तो मतलब अगर उनकी पुरानी बातों को याद करके अगर कोई शख्स उनकी शख्सियत के मामले में अनाज रख ले, तो बात यह है कि जो उनके फेल थे उधर के उधर रह गए। देखो अब वो शख्स क्या है। सही। देखिए अच्छा, ना, ये बात आपको जो आपने बात की वो बड़ी अच्छी की कि किसी शख्स ने कोई गलत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं कि चूंकि काम वो बंदा खुद करता है, तो काम उस शख्स से उस वक्त पर जुड़ा हुआ होता है। तो उस वक्त अगर ये डिफरेंशिएट किया जाए कि नहीं, ये काम तो गलत है, ये बंदा अच्छा है, तो उस वक्त ये बात वो नहीं होती काबिल अमल, क्योंकि उस वक्त उसी शख्स ने वो काम किया होता है, उसकी कमांड में होता है, और जो भी फेल या जुर्म या जो चीज़ है क्योंकि उसने की है, तो उस वक्त वो भी उतना ही काबिल नफरत होता है जितना कि काम है, जितना उसका फेल है। हाँ। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद अगर वो तौबा कर लेता है, सही बन जाता है, या रिग्रेट करता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, तो फिर ये नहीं है कि उसके उस काम को सारी उम्र याद करके, आपको पता है वो
किसी बेचारी लड़की का रिश्ता लेने के लिए जाते हैं वहाँ छोटे शहरों में, गांव में, उधर वो कहते हैं ओए इसकी तो फूफी भाग गई थी। अरे भाई फूफी भाग गई थी तो इस बेचारी का क्या कसूर है? और वो 40 साल पहले भागी थी, उस फूफी के 8 बच्चे हैं, लेकिन वो दिमाग में रख के बैठे हुए हैं। तो ये घटियापन है, ये इंसानियत की भी और इंसान की भी तस्लील है, और ये बेसिकली हसद है, अनाद है कि आप किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी इस तरह की तफसीलात ढूंढें, और फिर ऐसे मौके पे जब उनके यहाँ शादी हो रही है या उनका किसी अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है तो तो फिर उस वक्त आप लाइब्रेरियन बन के आके किताब रखते हैं आगे कि सर ये भी जरा पढ़, जिस तरह आप अपना अमालनामा सोने से लिखवा कर आए। देखो सर, मैं ये आपसे इसलिए रही थी क्योंकि जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, यकीनन मुख्तलिफ तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी। वो लोग जो जुर्म करते हैं, फिर उनको सज़ा मिलती है और वो जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ लोगों को उम्र कैद हो जाती है। अब तो सज़ाए मौत का सिलसिला भी शुरू हुआ, लोगों को जो है वो फांसियाँ भी दी गई, वो भी हमने देखा, और उससे तब्दीली भी आई, उससे हालात भी बेहतर हुए। जहाँ पर सज़ा का तयन कर दिया जाएगा, जहाँ लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, वहीं से जो है कहते हैं कि क्राइम का खात्मा शुरू हो जाता है। ये तो दुरुस्त बात है ना, माशरे की इस्लाह शुरू हो जाती है, लोगों में डर और खौफ तारी हो जाता है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो लोग जो जेलों में रहते हैं, ये इस मुबारक महीने की बात करें या जब वो लोग वहाँ पर रहकर एहसास कर रहे होते हैं कि हमें चार दीवारी में बंद कर दिया, तो क्या उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आपने कभी देखी हैं ऐसी कि वो मस्बत तब्दीली की तरफ बढ़े हों, उन्होंने एहसास किया हो, उनको रिग्रेट हुआ हो? जी, अब देखें, जराइम पेशा जो लोग हैं ना, हाँ। या जो जेल में लोग हैं, उनकी भी कैटेगरीज हैं। अच्छा। जैसे होता है ना मैट्रिक पास, बीए पास, एमए पास, हाँ। इसी तरह इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका पेशा ही जुर्म करना है। और उनका अब्बा भी यही करता था, फिर ये बड़े हो गए हैं, अब फिर ये भी वही कर रहे हैं। ये डेन रनर्स हैं, मसलन हीरोइन चरस का काम करते हैं, या ये आदि मुजरिम है, प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, या वो है, तो इनके यहाँ नस्ल दर नस्ल यही काम चलता है। सही है। तो ये तो नाकाबिल इस्लाह हैं, और इनका जुर्म इनका पेशा है। एक वो लोग हैं जिनसे इत्तफाकी तौर पे कोई जुर्म हो जाता है, सही। रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई मर्डर हो गया खुदा ना खास्ता, कोई गलती से चल गई गोली, तो इस तरह के लोग भी जेलों में पड़े हैं। स्ट्रीट फाइट हो गई, आपने बंदे को धक्का दिया, उसका सर जाके दीवार से लगा, वो मर गया, आपको पकड़ के ले गए मर्डर में, अब आप सजा भी भुगत रहे हैं, फिर अपनी जान बचाने के लिए आप ये प्ली भी ले रहे हैं कि ये मैंने नहीं किया, फिर कई साल मुकदमा चल रहा है, आप अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। वो लोग बहुत रिग्रेट करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली जो है, सबसे पहला जो एक आम आदमी, सफ़ेद पोश वाइट कॉलर आदमी है, उसके ऊपर जो पहला असर जेल का होता है वो ये होता है कि उसका रोजगार खत्म हो जाता है। अगर नौकरी पेशा है तो वो जो मालकान है या तो निकाल देते हैं। वो तो मुझे लगता है ये तो बहुत बात की बात है। वैसे ही जो आपके किरदार पर एक जो आके मार्क लग जाता है, जो चीज़ें आपकी शख्सियत से, आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता कर दी जाती हैं, वो फिर आप फिर कितने भी अच्छे हो जाएं, वो चीज़ फिर ख़त्म नहीं होती। रोज़गार तो फिर शायद आप सड़क पर भी खड़े हो जाएंगे, आप ठेला भी लगा लेंगे। आप अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, रिस्क जैसे मौत पीछा करती है, वैसे रिस्क भी पीछा कर रहा होता है। लेकिन ये जो एक धब्बा लग जाता है इंसान की ज़िंदगी पर, आप सज़ा भी काट के आ जाएं, जब आप बाहर भी निकलते हैं आपको बाइज्जत निकाल दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है कुछ लोगों को, उनकी गलतियां नहीं भी होती, लेकिन हम लोग भुलाते नहीं है ना लोगों की गलतियों को, उनकी कोताही। डिपेंड करते हैं, आम आदमी की नहीं भुलाते, दूसरों को तो बार बार बना लेते हैं, कभी वजीर आजम, कभी सदर, कभी कुछ, वो जेल काट के आते हैं 11 साल, फिर बन जाते हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। आप मेरा शो बन जाएंगे। अच्छा भाई साहब, ये मुझे बताइए, अभी आपने भी वो जो गरीब आदमी के ऊपर धब्बा लग जाए, वो नहीं धुलता, वो जो है ना, बाकियों का ड्राई क्लीन हो जाता है। बड़े मसले मसाइल हैं। कुछ अरसे पहले एक केस आया था जिसमें एक साहब जो थे, वो एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और उन्होंने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया था। आपकी नज़रों से गुजरा था वो केस? मेरे ख्याल में मैंने देखा। हाँ, वो डिफेंस में कहीं क्लिफ्टन में वो साहब रहते थे और वो एक बड़े अच्छे इदारे में वो काम करते थे और उन्होंने अपनी माँ को जो है वो
छुरी के बार से जो है उनको मारा था और उन्होंने उनको अपनी माँ को कि मैं गुस्से में था और उसकी वजह से अच्छा उस वक्त जो है उनको पकड़ा भी गया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उसके बाद वो जाके मुकर गए जेल में। कहते हैं जब जेल में जाते हैं आप बाकी लोगों के साथ रहते हैं तो वो आपके जहन में ऐसी चीज़ें डालते हैं कि आपने जो पहले बयान दिया था वो भी तब्दील हो जाता है फर्ज साहब। और वो मेरे ख्याल से छुट भी गए, इतना बड़ा केस माँ के साथ ऐसा किया और पहले माना भी, ज़मीर जागा भी, उसके बाद फिर जो है जब जेल में गए तो वो मुकर गए। ये क्या मामला होता है, ये तब्दील क्यों हो जाते हैं तो बयान? जेल में अंदर बड़े बड़े कारीगर बैठे हुए हैं ना, 100 साल पुराने, वो माइंड चेंज कर देते हैं। जी, वो बिल्कुल माइंड चेंज कर देते हैं, बंदे का फुल ट्रेनिंग कर देते हैं। अच्छा जी। और वो उनसे बयान ही जेल तब्दील करा देते बेसिकली हैं। क्या है कि हम तो ये समझते हैं कि ये इस्लाह की जगह है, हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो जेलें हैं, बाहर मुल्कों में भी ऐसे ही होगा, वो इस्लाह की जगह नहीं है, वो तो एकेडमी है जराइम की। कि आप अगर छोटा सा मोबाइल छीनने का केस करके अंदर जाएं और 1.5-2 साल अंदर रह के आएँ तो आप बैंक डकैती की ट्रेनिंग लेके आएंगे। अल्लाह। और वहाँ अंदर आपको ऐसे गैंग मिल जाएंगे, अगर आप स्टार हैं तो वो आपको भर्ती कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप रिक्रूट हो गए हमारे गैंग में। फिर आधा गैंग अंदर होता है तो आधा गैंग बाहर काम कर रहा होता है, नहीं तो वो जो तो वो वहीं से भर्ती करके वहाँ भेज देते हैं कि अब जैसे छूट के जाओगे तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी लग गई है, तो वो उस गैंग का मेंबर बन जाता है। अच्छा तो मतलब जैसे कार लिफ्टिंग का जो पेशा है, जी, अब ये ACLC इन्होंने वो अदारा भी खोला है, क्योंकि जब से अदारा खुला है तो कार लिफ्टिंग बढ़ गई है, क्योंकि उसको सरपरस्ती मिल जाती है अदारे की और उसके जरिए होती है कार लिफ्टिंग। कि जो उस अदारे से मुंसलिक कार लिफ्टर हैं तो वो तो रिक्रूटिंग आराम से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कोई नया अगर आ जाए कार लिफ्टर तो उसको उठा के कला कमा कर देते हैं उसका, बल्कि जितनी कारें होती हैं उसी पे डाल देते हैं कि सारी इसी ने उठाई थी। राइट। लेकिन उनके ज़ेरे असर, मतलब मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, कभी कोई एंटी करप्शन वाला या कोई मुझे पूछे कि ये ACLC के जो रह के गए हैं यहाँ सरबराह, उनकी कितनी दौलत है या उनकी कितनी एसेट्स हैं, तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। खैर ये तो एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो शायद बहुत सारे प्रोग्राम बड़ी कोशिश करके वहाँ पोस्टिंग कराते हैं। 9 बजे वाले प्रोग्राम्स हो सकते हैं सर, सुबह 10 बजे वाले नहीं हो। सुबह अल्लाह रसूल की बातें करें, सुबह अच्छी मॉर्निंग शो है, लाइट मूड बातें करते हैं। नहीं ये तो वैसे में आप चुके आपका आम दुनिया से एक्सपोजर नहीं है जी, तो आपकी वसासत से मैं हाउस वाइफ्स को या जो घरों में लोग बैठे हुए हैं उनको बताता हूँ कि ये जिंदगी इतनी हसीन नहीं है जितनी घर की 4 दीवारी में नजर आती है। घर से जरा बाहर निकलो तो वहाँ ACLC भी है, वहाँ और बड़े महकमे हैं, और बड़े महकमे हैं। तो वो और स्पेशली अभी जिस दिन आपने खवातीन का जिक्र किया तो हम उनको मैसेज भी दे देते हैं, रमज़ान का महीना शुरू और अभी कुछ ही दिनों में जो है वो मार्केट्स में रश बढ़ जाएगा, लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, ज़रूर जाएँ। ईद की तैयारियों का तमाम सिलसिला शुरू होगा, लेकिन इन तमाम सिचुएशन में ना ये जो क्राइम है ये भी बढ़ जाता है, लोगों को मौका मिल जाता है। आप खवातीन जेब कतरियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं अभी तारिक रोड से, और वो अच्छी खासी मतलब भाई बसों में चढ़ जाती हैं। वो एक हमारी बेचारी खातून वकील की जेब से उन्होंने मोबाइल निकाल लिया औरतों ने, और इतनी अब उस बेचारी को मोबाइल तो चलो बंदे का वो भी 15-20 हज़ार रुपए का होता है, हाँ। छोटा वाला भी, लेकिन उसके सारे कॉन्टैक्ट्स उसमें चले गए, पूरे क्लाइंट से वो हर चीज। तो ये रमजान में ये चीज का शुक्र है कि क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे इसी पे कि कंट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन आप जितना भी कंट्रोल कर लें ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से कोई चीज़ हो और मैजिक हो और ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो आप अपनी हिफाजत खुद भी करें, कोशिश करें जो आपका कैश वाला पर्स है वो आप अपने हाथ में रखें, पर्स ना लटकाएं, मोबाइल्स का ख्याल रखें। बच्चे जो हैं वो गायब कर दिए जाते हैं, छोटे बच्चे। जुम्मे की नमाज पे जाएँ तो मोबाइल जेब में डाल के ना जाएँ, वो वहाँ भी निकाल लेते हैं। और जुम्मे की नमाज में बाहर निकल रहे हैं, धक्कम पेल है, आपने देखा मोबाइल गायब। ये बहुत मसले मसाइल होते हैं। आप कई मस्जिदों के तो मौलवी माइक से ऐलान करते हैं कि भाई अपना मोबाइल वगैरह संभाल के रखें। जूतियां चोरी हो जाती हैं, जूतियां तो खैर ये देखिए आप अल्लाह के घर में भी जाके जो है ना वो लोग ना इन चीज़ों से बाज नहीं आते। आप सोचें ऐसे लोगों के पे तो रहम करना चाहिए, बल्कि इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि रब इनको इस्लाह दे, क्योंकि जिस शख्स के अंदर ज़मीर जिंदा है वो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह को कोई काम करूं। सोच तो दूसरी बात है, वो इन चीज़ों को खुद कर भी लेते होंगे और उसके बाद उस चीज़ के जो है चाहे उससे वो जो भी फ़ायदा उठाते हैं। जूतियों से क्या वो फायदा अपने पेशे में होते हैं ना, फिर जुम्मा जब गुजरता है तो फिर वो जूती चोर शाम को कट्टे खाना खाते हैं।
वो भी कहते हैं भाई तेरा कैसा जुम्मा लगा, उसने कहा मैं तो 4 जोड़े निकाले। उन्होंने कहा तेरा कैसा लगा, उन्होंने कहा मेरे 8 थे। क्या करते होंगे? उन्होंने कहा कौन सी मस्जिद गए हो? अच्छा, ख्वाजा साहब से मजीद भी बात फिर करेंगे। मस्जिदें बदलते रहते हैं। ब्रेक ले लूं ख्वाजा साहब? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। बोल रहे या जो चीजें जिस तरह से प्रिटेंड की जाती हैं आप लोग वैसे ही उसको कोर्ट में भी लेके नहीं, अब जाते हैं। देखिए जो बात ये होती है कि जैसे यंग लॉयर है, हाँ। जिसको तो अभी काम लेना है तो उसके पास तो ये डिस्क्रिप्शन नहीं होती पिक एंड चूज करने की। अच्छा। तो जो काम मिलता है वो करता है। और उसने वहाँ को ये गलत कॉन्सेप्ट है कि वकील ने ये साबित ही करना है कि ये बेगुनाह है। हाँ। वकील ने उस आदमी से इंस्ट्रक्शंस लेनी है कि भाई तुमने ये किया है, जुर्म नहीं किया। 90% कहते हैं जी मैंने नहीं किया। 10% ऐसे हैं वो कहते हैं जी किया है और करने की जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं। अच्छा। कि जी ये बड़ा जरूरी और था। आपसे कहते हैं कि हम पे से ये एलिगेशन हटवा दो, एक्सेप्ट करके कहते हैं कि हमारा केस लड़ो। जस्टिफिकेशन देते हैं कि साहब ये अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। अच्छा। अब ये सेल्फ डिफेंस का केस है, उसको तो ये बातें नहीं पता। हम फिर उसको अपने कानूनी रंग में ढालते हैं और फिर हम ये नहीं कहते कि इसको बरी कर दे। लेसर पनिशमेंट का केस है, जैसे कत्ल में सजा मौत की है, लेसर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। और अगर बंदा सेल्फ डिफेंस का केस प्रूव कर लेता है तो उसमें जो है वो उसको बरी भी हो सकता है या थोड़ी बहुत सजा हो सकती है कि भाई इसने जितना इसको डिफेंस का राइट एक्रू करता था इसने उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया है। यानी उसने सिर्फ थप्पड़ मारा था, इसने टीटी मार दी। तो मतलब ये ही एक्सीडेड द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अगर उसने 1 थप्पड़ मारा था तुम 2 थप्पड़ मार देते, ठीक है ना जी? तुमने तो उसको मार ही दिया, तुमने जान से ही मार दिया। हाँ। तो ये बात है कि इस तरह से जो है इस तरह से उस पैरामीटर्स में ला के जो कानूनी तौर पे प्रेसिडेंट्स की रोशनी में उस बंदे को रिलीफ मिल सकती है वो कोशिश करते हैं मिल जाए। बाकी कभी कभी ये तो तुक्का लग जाता है कि असली कल्प्रिट है लेकिन लोग गवाहियां देने ही नहीं आए, या पुलिस ने सच्चे केस में झूठे गवाह रखे हैं, वो गवाह कोर्ट में आते ही टूट जाते हैं। तो उसमें फिर ऐसी सूरत में बाद औक़ात असली मुजरिम भी बरी हो जाता है। मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि या अल्लाह हमें कोर्ट से बचाओ। ऐसा मामला ही ना हो कि आपको इस तरफ जाना पड़े। उसका ज़हन पे बोझ तो रहता है, वो एक चीज है ना, इंसान है ना जी। इंसान है। फिर यह कि जब आदमी सीनियर हो जाता है तो फिर उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है कि वो चूज कर सकता है काम, तो ही रिफ्यूजेस लॉट ऑफ वर्क। क्योंकि देखिए ऐसा भी है ना, एक शख्स जो कल्प्रिट है जिसने गलती की और जब उसको सजा ना मिले और उसको आज़ाद कर दिया जाए तो सोचे ये तो आपने उसको एक तरह से इनकरेज किया कि जो तुमने किया ठीक है, कोई मसला नहीं है। बात ये ना जी कि मुल्ज़िम का कानून के मुताबिक एक राइट ऑफ डिफेंस है, तो किसी ने उसको डिफेंड करना है। और बाज़ केसेस ऐसे हैं विच आर पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कि अगर एक्यूज अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो अदालत ने सरकारी खर्च के ऊपर उसे एक वकील प्रोवाइड करना है ताकि वो उसको डिफेंस करे। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई प्राइवेट वकील मना कर देते हैं केस लेने से तो भी उसको कोई सरकारी वकील मिलेगा तो सरकार के खर्च के ऊपर वो अगरचे उससे फीस नहीं लेगा, वो सरकार से लेगा लेकिन उसको डिफेंड करेगा। इसलिए कि हमारा एक कानून है, हम कहते हैं कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी आदमी को सुने बगैर सजा मत दो। तो वो जो उसको सुनने का हक है वो फिर लीगल हक प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद जो सजा हो जाए वो उसका नसीब है। फिर उसका। अच्छा ख्वाजा साहब, आपके बच्चे माशाल्लाह से कितने बेटियां हैं आपकी? एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। एक बेटा है, 2 बेटियां माशाल्लाह। तो उनमें से कोई अब्बा की प्रोफेशन की तरफ आया? नहीं, बस ये बच्चे चले गए थे अमेरिका पढ़ने, तो वहाँ फिर आजकल फाइनेंस का और इसका ट्रेंड है। अच्छा। तो सब ने फिर वहीं, मेरे बेटे ने यूपेन से किया है अमेरिका से, बेटी एक ने येल से किया है माशाल्लाह अंडरग्रेड, और एक बेटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से किया है। वेरी नाइस। और बच्चे फिर वहीं सेट भी हो गए। अच्छा, तो माशाल्लाह शादियां हो गई हैं बच्चों की? बेटे की हो गई है, येल वाली बेटी की हो गई है, एक बेटी बस अब यूएससी वाली। तो माशाल्लाह से अब आप प्रमोशन हो गया है, दादा नाना बन गए, नाना बन गए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह सेकंड जनरेशन, ये भी नसीबों की बात होती है। उसकी बेटी माशाल्लाह बहुत मुझसे अटैच भी बहुत है, 16 महीने की है अभी, अब तो 18 की हो गई है। क्या नाम है उनका? इलाना। अच्छा, तो नाना से पूछा क्या था नाम रखना है, कोई नाम बताएं? नहीं जी, आजकल मॉडर्न लोग हैं, खुद ही रख दे। बल्कि मैं हाँ। पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई कुरान शरीफ के अंदर
नाम है पता नहीं, तो मैंने कोई नाम वैसे अच्छा भी लग रहा है, इलाना नया नाम है, ELANA। हाँ ELANA। तो जब रख के आए तो मैंने पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये कुरान के अंदर है। वैसे कहते हैं असल से सूद प्यारा होता है। ये बात तो आपने सही कही। तो माशाल्लाह से वैसे भी बेटियां तो बाप की जो है आँख का तारा होती हैं, घर की रहमत होती हैं, और बड़ा प्यार होता है बाप को अपनी बेटियों से। और फिर जब बेटी की बेटी हो तो फिर उससे तो अलग ही एक रिश्ता है। उसको देखकर आपकी जो कहते हैं ना जिंदगी जीने की ख्वाहिश, रब ने मेरे ख्याल से ये रिश्ते इसीलिए बनाए, वरना एक सर्टन लाइफ पे जाके इंसान के पास कोई गोल्स ही नहीं बचते, कुछ होता ही नहीं। जब आपने सब कुछ कमा लिया, फिर एक लाइफ ऐसी आती है जब आपकी फैमिली शुरू होती है, फिर अब आप कहते हैं कि नहीं, अब जो मेरे बच्चों के लिए मैंने सोचा है वो मेरा गोल है, और वो फिर आपको ज़िंदगी में आगे लेकर चलता है, आपको आगे बढ़ाता है। और आई थिंक दिस इज़ द लाइफ। ऐसे ही ना ख्वाहिश साहब? मैंने एक वो देखी थी मूवी, उसमें एक बड़ा अच्छा सीन था। बंदा डिस्क्राइब ये करता है, इंग्लिश की थी, कि वो कहता है कि मैं जब जवान था तो मैं दिखता था कि हमारी गली में एक कुत्ता है। अच्छा। तो जो मतलब गाड़ी गली से गुजरती थी वो उसके पीछे पीछे दौड़ता था और गली से एंड तक जाके उसको गली से निकाल के आता था उस गाड़ी को। ठीक है। और फिर उसने कहा कि वक्त गुजरता गया, फिर एंड उसने ये बताया कि वो जो कुत्ता था बीमार हो गया, और वहाँ एक पुराना बूढ़ा दरख्त था, वो उसके नीचे बैठ गया। लोग आके उसको कोई दूध, कोई खाने के, तो उस मुल्क में तो कुत्ते की भी बड़ी इज्जत है ना, तो वो उसको दे जाते थे चीज़ें। उसने कहा कि वो बैठ के देखता रहता था, गाड़ियाँ आती जाती रहती थी, और फिर एक दिन वो ख़त्म हो गया। तो मतलब हमारा भी सफ़र यही है, हम जवान हैं, दौड़ रहे हैं, फिर बेड पे चले जाते हैं, फिर डायलिसिस पे चले जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर मौत का इंतज़ार करते हैं, फिर घर वाले जाके दफनाते हैं। बस यही ज़िंदगी है, यही। और इससे इनकार नहीं, इसका सामना मौत बरहक है, सब ने करना है। लेकिन हाँ, आप ज़िंदगी के हर लम्हे में खुशी के लम्हे का इंतज़ार ना करें, बल्कि जो लम्हे मिलते हैं आप उनको अपनी खुशियों से भर दें। दिस इज़ लाइफ इज़, क्योंकि इसने तो वफा करनी नहीं है। नहीं, ये तो जाने वाली चीज़ है। इसीलिए तो जो बुजुर्ग हैं और उलमाए दीन हैं वो हमें ये ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ये जो जिंदगी है ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आखिरत के सफ़र के लिए, और ये जो थोड़ा सा अरसा है ये बस वही है कि आप ट्रेन के इंतज़ार में हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं, ट्रेन आएगी, आप भी रवाना हो जाओगे। ये आपसे पहले वाला भी रवाना हो गया। इसी तरह मैं एक मौत पे गया था, तो वहाँ मौलवी साहब यही लेक्चर दे रहे थे। उसने कहा जी कि ये बंगला आपका नहीं है, आपसे पहले आपके दादा का था, चले गए, फिर आपके अब्बा का था, चले गए, आप भी चले जाएंगे। ये तो आपके आने वालों का है। तो ये हमारे लिए टेम्परेरी है। हमारे उधर एक मकान के ऊपर फारसी का शेर लिखा होता था, दर हकीकत मालिक हर शय खुदा अस्त, दर हकीकत मालिक हर शय खुदा अस्त, की अमानत चंद रोज़ा नज़्द माँ अस्त। कि हर चीज़ का मालिक खुदा है, ये मेरे पास चंद दिन के लिए अमानत है, मैं नहीं चला जाना है, ये चीज़ इधर ही रहनी है, ये चीज़ यहीं रहनी है। हम खाक से बने हैं और हमने खाक में ही मिल जाना है। और जिस दिन ये फ़लसफ़ा समझ आ गया ना, उस दिन ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन यही हम जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत होती है ना जी, उसको मरने का उतना ही दुख होता है और उतना ही डर होता है। जो हमारी तरह कंगला होता है वो कहता है यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ भी जाके बैठ जाएंगे। इस पे बड़े लोगों को एतराज़ हो जाएगा कि ख्वाजा साहब जो है वो क्या। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताएं, अगर आप ये ना होते, जस्टिस ना होते, कोई और कौन सा ऐसा आपने इंसान गोल सेट करता है ना लाइफ में, फिर जिंदगी कहीं और ले जाती है? या मैं CSS करता या फिर ये साफी होता। साहब आपने CSS किया? जी CSS किया? नहीं, मैंने CSS नहीं किया। CSS कर रहा था तो लॉयर बन गया। ओके राइट। किया नहीं, मेरे 2 भाई CSS ऑफिसर हैं। अच्छा वेरी नाइस। 3 है टोटल, तो 2 ने CSS किया। अच्छा। मैं CSS का इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे जो उस्ताद थे बैरिस्टर हसन अली अब्दुल रहमान, राइट, उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया। कहने लगे वकील बनो, एडवोकेट। उनका छोटे भाई थे तुफैल अली अब्दुल रहमान, तो कहने लगे तुफैल की तरह एडवोकेट जनरल बनो, अटॉर्नी जनरल बनो, जज बनो, चीफ जस्टिस बनो। क्या बात। तो उनकी बातें मैंने 2 तो पूरी कर दी। मैं एडवोकेट जनरल भी बन गया, हाई कोर्ट का जज भी बन गया, अब चीफ जस्टिस बनना है। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल। अब चलें जी, दुआ कराते हैं रमज़ान में, फिर बाबरकत महीने दुआ कीजिए। ख्वाजा साहब के हक़ में बहुत शुक्रिया।
थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया फैसल, आज लिटरली आपके बड़ा साथ लाइव प्रोग्राम करके मुझे मज़ा आया। Thank you. और रब आपको खुश रखे, आपको भी नसीब करे तमाम खुशियाँ देखना। और आप लोगों से बस दुआओं की दरख्वास्त है, इस महीने में अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपसे इजाज़त दूँगी, इंशाल्लाह सहरी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान।